नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, लास्ट अपने हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन कर लिया था और समास के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द साधन पर, जो कि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा टॉपिक है। लगभग मान के चलेंगे आप 70% सिलेबस आपका इस टॉपिक में पूरा होने वाला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है भावी एग्जाम के लिए, और आप ये कह सकते हैं हिंदी व्याकरण का आधार भी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आज जानते हैं, है ना। तो चलिए आज बार हम कर रहे हैं शब्द साधन का। देखिए, अगर शब्द साधन की आप बात करते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि भाई दो या दो से अधिक वर्णों का एक ऐसा सार्थक विन्यास जिसका अपना पूरा अर्थ है, अपना पूरा भाव है, जो अर्थ और भाव की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होता है, उसको शब्द कहा जाता है। जैसे माना अगर मैं आपके पास कहता हूं आपने ये क, या मान लो ये म, या माना ये आपने ख, या माने ग। अगर आप इसको मिला करके जोड़ करके लिखते हैं तो क म ख ग कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब इसका कुछ अर्थ नहीं है। जब तक इसका कुछ अर्थ नहीं तब तक इसको शब्द नहीं कह सकते आप। अगर माना आपने का म ल तीन को मिला दिया, इनको मिलाकर के कमल बन रहा है, समझ इसका कुछ अर्थ है, सी शब्द है। आप इसलिए तो कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा सार्थक विन्यास जो अर्थ वाला होता है उसको शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ नहीं होगा वो एक घड़ी में व्याकरण उसको अक्षर कह देता है। उसका मतलब व्याकरण में अक्षर होता है। यानी आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का निरर्थक समूह अक्षर है और सार्थक समूह शब्द है। और खास बात क्या आप जानते हैं, संपूर्ण व्याकरण में जो शब्द साधन होता है, हम संपूर्ण व्याकरण में शब्द साधन को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। माना अगर प्रश्न आता है कि शब्द साधन कितने प्रकार का है, आप कहते हैं 5 वर्गों में इसको कैटेगराइज किया गया है। इन 5 वर्गों में जो पहला वर्ग है उसको आप कह रहे हैं व्याकरण एवं व्युत्पत्ति। उसे आप कह रहे हैं व्याकरण एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। पहला वर्ग तो ये है व्याकरण एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। एक शब्द बेस आपका ये है। या भाई दूसरा जो शब्द आपके पास आने वाला है उसे आप कह रहे हैं इतिहास एवं स्रोत। उसे आप कहते हैं इतिहास एवं स्रोत के आधार पर शब्द। इतिहास एवं स्रोत, है ना, के आधार पर शब्द। दूसरा शब्द बेस आपका ये है जो हम पढ़ने वाले हैं। या तीसरा प्रकार इसमें आप पढ़ते हैं रचना एवं बनावट। उसे आप कह रहे हैं रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द। और जो चौथा प्रकार है उसे आप कह सकते हैं यहां पर प्रयोग के आधार पर शब्द। उसे आप कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। आधार पर शब्द। जो पांचवा प्रकार है उसे आप कह रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। यानी ये हमारे पास 5 प्रकार का शब्द बेस है। इस 5 प्रकार के शब्द बेस को आप पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, जिनमें से जो पहला शब्द है सबसे महत्वपूर्ण वो ये है व्याकरण और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। और ये 5 आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं। अगर आप बात करते हैं इनमें से पहले शब्द की, जिसे आप कह रहे हैं व्याकरण और व्युत्पत्ति, इसको माना मैं लिखता हूं व्याकरण एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। भाई इस व्याकरण एवं व्युत्पत्ति का मतलब क्या है, इसको समझिए आप। देखिए, व्याकरण और व्युत्पत्ति का बेसिक मतलब यह है कि जब हिंदी भाषा का व्याकरण बन रहा था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हो रही थी, तो हम उस उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं या कितने प्रकार का मान सकते हैं। इसलिए इसको आपने व्युत्पत्ति या व्याकरण कहा है। और सामान्यतः व्याकरण की उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 2 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है। इनमें जो पहला प्रकार होता है उसे बोलते हैं व्यय। या तो इसको व्यय बोल दो, या इसको और सामान्य भाषा में विकारी शब्द भी कहा जा सकता है। इसको विकारी कह सकते हैं। जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं अव्यय। उसे अव्यय कहते हैं, या इसको भाई और सामान्य भाषा में कह दो तो अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है, अव्यय और अविकारी। अब अगर माना मैं पहले शब्द की बात करता हूं, व्यय से आप क्या समझते हैं? व्यय का मतलब क्या है? वह सामान्य परिभाषा है। व्यय और विकारी का मतलब हिंदी भाषा के उन शब्दों से है जिनके मूल रूप में लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन करना संभव हो, या जिन्हें आप लिंग और वचन के आधार पर बदल सकते हैं। जिनके मूल स्वरूप को लिंग और वचन के आधार पर बदला जा सकता है, जिनमें सामान्यतः बदलाव हो सकता है, जिनको बहुत सरलता के साथ आप परिवर्तित कर सकते हैं, व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई शब्द बकरा लिख रहे हैं, भाई मैं आपसे पूछता हूं इसमें लिंग और वचन के आधार पर बदलाव कैसे कर सकते हैं? आप कह देंगे इसका स्त्रीलिंग हम बकरी बना सकते हैं,
या इसका बहुवचन मैं बकरे बना सकता हूं। इसका मतलब ये एक ऐसा शब्द था जिसमें लिंग और वचन दोनों परिवर्तित हो रहे थे, और जितने ऐसे शब्द हो जिसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन संभव है, परिवर्तन पॉसिबल है, उन सबको आप व्यय बोलते थे, या वो सभी शब्द व्यय कहलाते हैं, या उनको विकारी शब्द कहा जा सकता है। विकारी मतलब परिवर्तनशील, जिनके मूल रूप में परिवर्तन संभव हो, जिनके मूल रूप को परिवर्तित किया जा सकता हो, उन्हें विकारी या व्यय शब्द कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अव्यय और अविकारी का मतलब हिंदी भाषा के वो शब्द होते हैं जिनके मूल रूप में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, या जिनके मूल रूप को आपके द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिनको बदल पाना बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है, उन्हें कह देते हैं आप अव्यय या अविकारी शब्द। उदाहरण के लिए अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं उधर, ऐसे मैंने कहा इसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं। इसका लिंग आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, इसका वचन आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसे कह देंगे अव्यय यानी इनडिक्लाइनेबल, अविकारी। जितने आपके पास ऐसे शब्द हो जिनमें परिवर्तन करना असंभव हो, या जिनका लिंग वचन बदल पाना मुश्किल हो, उन्हें अव्यय बोलते हैं, और जिनमें लिंग और वचन के आधार पर बदलाव संभव हो या किया जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। खसबत क्या है कि हिंदी भाषा में विकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है। याद रखना, सवाल आ सकता है इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसमें जो पहला शब्द है उसको बोलते हैं संज्ञा, हम जो पढ़ने वाले हैं, नाउन। भाई दूसरा शब्द जो आप पढ़ते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा शब्द जो आप पढ़ने वाले हैं इसमें उसे बोलते हैं विशेषण, विशेषण। और दोस्तों चौथा शब्द जो आप इसमें पढ़ते हैं उसे बोलते हैं क्रिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो 4 शब्द आपके पास लिखे हुए हैं, आप संज्ञा की बात करो, या भाई आप सर्वनाम की बात करो, या तो आप विशेषण की बात करो, या तो आप क्रिया की बात करो, ये चारों शब्द विकारी है। इसका मतलब आप इन चारों शब्दों के मूल रूप में लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। अगर सीधा सवाल आ जाता है बहुत आपके जेईई की परीक्षा में कि व्यय शब्द या विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपको सीधा उत्तर करना 4 प्रकार के होते हैं। बाकी इन 4 प्रकारों को आगे पढ़ा जाएगा, इसकी चिंता मत करिए आप। ठीक इसी क्रम से जो ये अविकारी शब्द थे या अव्यय शब्द थे, ध्यान रखना इनके भी प्यारे बच्चों 4 प्रकार होते हैं। हम इन्हें भी 4 वर्गों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द है अविकारी शब्द जिनको आप कह रहे हैं, इनके भी 4 प्रकार है भाई, इन्हें भी 4 वर्गों में फ्रेम किया जा सकता है। इनमें जो पहला शब्द है दोस्तों उसे आप कहते हैं क्रिया विशेषण। जो पहला शब्द है उसे आप कह रहे हैं क्रिया विशेषण, शब्द नंबर 1। यह जो शब्द दूसरा है उसे आप कहते हैं समुच्चय बोधक, उसका नाम है समुच्चय बोधक। प्रकार दूसरा जो होता है समुच्चय बोधक है। यह भाई तीसरा जो शब्द है उसे आप कह रहे हैं संबंध बोधक, जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहा जाता है। दूसरा जो शब्द है वो संबंध बोधक है, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। और अगला जो शब्द है उसे आप कहते हैं विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। अब आपको याद रखना है कि भाई अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार है, और इन 4 प्रकारों को याद रखना है कि पहला प्रकार इसमें क्रिया विशेषण है, दूसरा इसमें समुच्चय बोधक है, तीसरा इसमें संबंध बोधक है, चौथा इसमें विस्मय बोधक है। ये आपको वर्गीकरण रखना याद कि व्याकरण और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द कितने प्रकार का है, तो इसकी बेसिक बातें आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अपना, पहले इन 4 शब्दों को निपटाते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। हमारा आज का प्रकरण है नाउन, संज्ञा। हम आज का प्रकरण देखते हैं संज्ञा को। भाई देखिए, अगर आप संज्ञा शब्द की बात करें, संज्ञा शब्द को पढ़ते हैं, सामान्य रूप से पहले इसको समझिएगा, उसके बाद इसकी पीडीएफ देखेंगे जिसमें आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप जानते हैं संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर बेसिक सवाल आ गया कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत कॉमन बात है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। मैं अगर लिखूं इसके पीछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है साहब नाम, संज्ञा मतलब नाम। अब नाम कैसा? आप कह सकते हैं कि जिन विकारी शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी स्थान के नाम को दर्शाया जाता है, के नाम को प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें नाउन कहा जाता है, या वो संज्ञा कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिन भी विकारी शब्दों के द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान या किसी भाव के नाम को दर्शाया जा रहा हो, हमें चाहिए नाम, हम नाम से संज्ञा का अर्थ समझ रहे हैं, उन सबको नाउन कहा जाता है, वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे माना भाई आप राम कह रहे हैं, व्यक्ति का नाम है, आपने शेर कहा, प्राणी का नाम है, आपने कुर्सी कहा, एक वस्तु है, एक पदार्थ कह सकते हैं, आप भारत कह रहे हैं, एक देश का नाम है,
है ना। अगर आप ऐसे इन सब का संबोधन करते हैं वो नाउन कहलाते हैं, इनको संज्ञा कहा जा सकता है। और बड़ी खास बात यह है कि हिंदी भाषा में जो संज्ञाएं होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इसमें कोई एक संज्ञा है जिसे आप कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी भाषा की पहली संज्ञा जो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको आप इस नाम से संबोधित कर रहे हैं। या भाई दूसरी संज्ञा हिंदी भाषा में जो आप पढ़ते हैं, जो चलन में है, उसे आप कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना। उसे आप कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो सेकेंड टाइप आप पढ़ते हैं हिंदी भाषा में वो है जातिवाचक का। और तीसरा प्रकार जो आप पढ़ते हैं वो है भाई आपका भाववाचक का। तीसरा प्रकार आप हिंदी में होता है भाववाचक संज्ञा। ये पहले सामान्य 3 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ते हैं, उसके बाद संज्ञा प्रयोग और विकार अलग टॉपिक आता है। आप अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक से आप क्या समझते हैं, बहुत ही साधारण सी बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है उन संज्ञा शब्दों से जिनकी सहायता से किसी एक व्यक्ति, मैंने एक कहा है तो एक याद रखना, जिन शब्दों की सहायता से किसी एक व्यक्ति या प्राणी या स्थान या वस्तु या पदार्थ या भाव के नाम को दर्शाया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी सहायता से किसी भी एक व्यक्ति या स्थान या पदार्थ के नाम को दर्शाया जाता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ चुनिंदा चीजों को शामिल किया जाता है जो आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन सी बातें? जैसे मैं बता रहा हूं, अगर मैं कहता हूं प्रश्न नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, हमने कहा व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम का मतलब जितने किसी आदमी के नाम होते हैं उन सबको आप मानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पॉइंट पहला, व्यक्ति का नाम का मतलब राम है, श्याम है, मोहन है, कृष्ण है, करीम है, रहीम है, जिस भी व्यक्ति का नाम होता है व्यक्तिवाचक कहलाएगा। बेसिक पॉइंट है ये। अगर मैं लिखता हूं दूसरा बिंदु इसमें, मैंने कहा देशों के नाम, मैं लिखता हूं देशों एवं नगरों के नाम, है ना। मैं लिख रहा हूं देशों एवं नगरों के नाम, एवं नगरों के नाम, जितने देश और नगर होंगे उनके नाम कहलाएंगे आपके पास व्यक्तिवाचक। भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, मसूरी है, देहरादून है, विकास नगर है, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये माना तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूं पर्वतों के नाम, पर्वतों प्लस नदियों के नाम, नदियों के नाम। कोई पर्वत है, कोई नदी है, उसका नाम है। आप माउंट एवरेस्ट कह रहे हैं, आप हिमालय कह रहे हैं, आप कंचनजंगा कह रहे हैं, अल्ब्रुस कह रहे हैं, गंगा नदी कह रहे हैं, सोन कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। अगर नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या अगला पॉइंट मैं कह सकता हूं किसी पुस्तक का नाम, किसी पुस्तक का नाम, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, गोदान पुस्तक का नाम है। मैं कहता हूं किसी समाचार पत्र का नाम, किसी पत्रिका का नाम, किसी दिशा का नाम, या भाई मैं कहता हूं किसी उत्सव और किसी त्योहार का नाम, किसी मेले का नाम। आप दीपावली कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप ईद कहते हैं, आप जन्माष्टमी कहते हैं, आप विशु कहते हैं। जितने भी त्योहार है भारतवर्ष में, जितने भी उत्सव, जितने मेले हैं, उन सबका एक नियत नाम है, उन सब नामों को आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को याद करने के लिए जरूरी है कि आप इन बेसिक बातों को चलिए। आपको मालूम है कि व्यक्ति के नाम, देशों के नाम, नगरों के नाम, भाषाओं के नाम, उसकी लिपि का नाम, या आप कह सकते हैं पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम, किसी समुद्र का नाम, किसी झील का नाम, आप कह सकते हैं किसी त्योहार का नाम, किसी उत्सव का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी समाचार पत्र का नाम, किसी पत्रिका का नाम, सब व्यक्तिवाचक कहलाएगा। इसके बेसिक डेफिनेशन ये है, बाकी हम इसको पीडीएफ में समझते हैं। लेकिन अगर आप जातिवाचक की बात करते हैं, जातिवाचक का मतलब हिंदी भाषा की वो संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों की सहायता से एक साथ आप संपूर्ण समुदाय या संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं। एक साथ पूरी जाति का बोध हो या एक साथ संपूर्ण समुदाय को दर्शाया जाता है, वो जातिवाचक कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा में 4 बात बता रहा हूं, वो याद रखना आप। कौन कौन 4 बात है? देखो, बिंदु पहला तो आपको याद रखना है जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के व्यवसायकृत नाम। व्यवसायकृत नाम का मतलब क्या है? व्यवसायकृत नाम मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं व्यक्तियों के व्यवसायकृत नाम, है ना। व्यवसायकृत नाम, व्यवसायकृत नाम का मतलब है आपका एक व्यवसाय है, आपका एक पेशा है, जो आपका पेशा होता है। जैसे माना आपको विद्यार्थी बोला जा रहा है, विद्यार्थी आपका नाम इसलिए है क्योंकि आपका व्यवसाय पढ़ना है, इसलिए आपको विद्यार्थी कहा जा रहा है। माना किसी को आप चिकित्सक बोलते हैं,
उसको चिकित्सक इसीलिए कहा जा रहा है, उसका पेशा है चिकित्सा देना। किसी को आप ठेकेदार बोलते हैं, उसका पेशाकृत नाम है ना, उसका पेशा ठेकेदारी करना है, इसलिए उसको ठेकेदार कहा गया। माना किसी को आप मोची कहते हैं, किसी को आप नाई कहते हैं, किसी को आप दर्जी कहते हैं, इसका अर्थ ये जो नाम उनके साथ जुड़े होते हैं ना, ये व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर जुड़े होते हैं। जो नाम आपको आपके व्यवसाय की वजह से मिलता है, भाई वकील है, वकील हर किसी को थोड़ी ना कहा जाता है, वकील वही है जो वकालत करता है, समझ रहे। ऐसा कोई भी नाम जो किसी व्यवसाय के आधार पर आपके साथ जुड़ा होता है, उन सब नामों को आप जातिवाचक मानते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसमें कहूं, व्यक्ति का पद नाम। पद नाम का मतलब आप जिस पद पर जाएंगे, जो आपका डेजिग्नेशन होगा, जो आपका पद होगा, वो नाम भी जातिवाचक को संकेत करता है। माना आप पटवारी बन जाते हैं, इसका मतलब पटवारी आपका नाम थोड़े ना, लेकिन सब लोग आपको पटवारी जी कहेंगे। माना आप अभियंता बन जाते हैं, कनिष्ठ अभियंता बन जाते हैं, जेई जिसको बोलते हैं, तो आप जेई बनेंगे तो जेई आपका नाम थोड़े ना, लोग आपको जेई बोलेंगे, वो आपका पद है। इसका मतलब उस पद को जातिवाचक माना जाएगा। या भाई आपका एई बन जाते हैं, है ना। अब जब एई बन जाएंगे तो एई जो शब्द है वो आपका जातिवाचक है। आप तहसीलदार बनते हैं, आप बाबू बनते हैं, आप चपरासी बनते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, आप जिलाधिकारी बनते हैं, या कोई भी जो आपके साथ पद लिखा होता है, जितने पद नाम है उन सबको आप जातिवाचक मानते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक तत्वों के नाम। जितने भी आपका प्राकृतिक तत्व है उन सब के नाम जो होंगे ना, प्राकृतिक तत्वों के नाम, उन प्राकृतिक तत्वों को भी आप मानते हैं हमेशा जातिवाचक। भाई प्राकृतिक तत्वों का मतलब मेरा, सूरज की बात करते हैं, चांद की बात करते हैं, है ना। ये मान लिया जाए आप बात कर लेते हैं भूकंप की, ज्वालामुखी की, वर्षा की, जब आप ऐसे शब्दों की बात करते हैं, चांद तारों की, इस जातिवाचक कहलाएंगे। ठीक इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, चौथा पॉइंट क्या है, पशु पक्षियों के नाम। मैंने कहा समस्त पशु और पक्षियों का नाम ये हमेशा जातिवाचक होंगे। इसमें दो चीज है, इसमें एक नाम तो है ऐरावत। ऐरावत दरअसल इंद्र के हाथी का नाम है, इसको छोड़ दो। और एक नाम है कपिला, ये शिव का बंदर है, इसको छोड़ दो। इन दो को छोड़ करके बाकी कोई भी पशु और पक्षी का नाम आपके सामने आ जाए, उसको हमेशा जातिवाचक कहते हैं। हमेशा मतलब हमेशा। हाथी क्या है, जातिवाचक। बाघ क्या है, जातिवाचक। शेर क्या है, जातिवाचक। कबूतर क्या है, जातिवाचक। खरगोश क्या है, जातिवाचक। कौवा क्या है, जातिवाचक। तोता क्या है, जातिवाचक। सब जातिवाचक। बस अगर पूछेगा कि ऐरावत किस प्रकार की संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक होगा, कपिला किस प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक होगा, बाकी कोई भी व्यक्तिवाचक नहीं होगा। सभी पशु और पक्षी हमेशा जातिवाचक होंगे। इस बात को विशेष रूप से आपको याद रखना है, या विशेष ख्याल से इस बात को आप याद करें, ये सब आपका जातिवाचक श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं, है ना। इतनी खास आपसे दरख्वास्त है कि ये बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप जातिवाचक संज्ञा को पूर्णतः ठीक से समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को, आपको मालूम होगा, इतनी समझ आपको पहले भी होगी विकसित, ये जो जातिवाचक संज्ञा है दो प्रकार की होती है। इसके दो प्रकार होते हैं ना। इसमें जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं द्रव, उसे आप कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें जो दूसरा प्रकार है उसे आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, उसे आप क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। मेरी बात को याद रखना, द्रव को कैसे पढ़े आप। देखो पहला सवाल, द्रव शब्द को द्रव मत समझना, द्रव को वो द्रव मत समझना जो द्रव आप समझ रहे हैं। द्रव मीन्स लिक्विड, ऐसा नहीं है। जिन संज्ञा शब्दों की आप गणना नहीं कर सकते, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनको आप परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर माना कहीं बहुत सारे लोग खड़े हैं, आदमी खड़े, तो आप आदमी को गिन सकते हैं ना। आप कहेंगे भैया 50 आदमी है, ये थोड़ा ना कहेंगे हाँ तो 1 कुंटल आदमी खड़े हैं, नहीं ना। आदमी गिने जा सकते हैं, दैट मीन्स वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल का मतलब वो द्रव नहीं होगा। जिन संज्ञाओं की गणना नहीं हो सकती है, जैसे दूध है बाल्टी में भरा हुआ, उसको गिन सकते हैं आप, कितना दूध है, 5 दूध है, नहीं ना। भैया दूध की मात्रा होगी, 5 किलो है, 6 किलो है, लीटर है, कितना है, समझ रहे। जिन संज्ञाओं की गणना नहीं हो सकती है, जिनको परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें कहते हैं आप द्रव्यवाचक। जैसे दूध है, जैसे दही है, जैसे पनीर है, जैसे लोहा है, जैसे टिन है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे ऊन है, ये जो सारी की सारी आप बातें कर रहे हैं ना, इन सबको आप कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सब द्रव्यवाचक कहलाएंगे। मेरी बात को याद रखना, ऐसी संज्ञाएं जो अगणनीय हो, जिनकी गणना करना संभव ना हो, बल्कि जिन संज्ञा शब्दों का परिमाण व्यक्त किया जा सकता है, प्यारे बच्चों, उन सबको आप कहते हैं परिमाणवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह का मतलब उन संज्ञा शब्दों से है जिन संज्ञा शब्दों की सहायता से एक साथ आप संपूर्ण समुदाय को दर्शाते हैं।
एक साथ आप संपूर्ण जाति को दर्शाने का काम कर रहे हैं, समूह के रूप में दर्शाने का काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे माना आप कह रहे हैं परिवार, परिवार एक समूह है कि नहीं, है ना। मान लिया जाए आपने परिवार लिखा है, परिवार इसका मतलब क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा सेना, आपने कहा दल, आपने कहा टीम, आपने कहा पुलिस, आपने कहा झुंड, आपने कहा परिषद, आपने कहा मंत्रिमंडल, मतलब आपको लग रहा है इसमें ज्यादा लोग शरीक है, और अगर ऐसे समूह है तो उनको आप कहेंगे सीधा समूहवाचक संज्ञा, बेसिक साइज का मतलब है, समझे। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब उन संज्ञा शब्दों से है जिन संज्ञा शब्दों की सहायता से किसी व्यक्ति के गुण, दोष या उसकी अवस्था या उसकी स्थिति का बखान होता है। किसी के गुण को आप इंडिकेट करते हैं, किसी के दोष को इंडिकेट करते हैं, किसी के भाव को इंडिकेट करते हैं, किसी की स्थिति अवस्था को इंडिकेट कर रहे हैं, उन सभी शब्दों को प्रायः कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे माना मैंने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है कि नहीं, मैं कहता हूं बचपन एक अवस्था है, मैं कहता हूं यौवन, यौवन का मतलब जवानी एक अवस्था है कि नहीं। या मान लिया जाए मैंने कहा भाई सुंदरता गुण है, मैंने कहा मिठास एक प्रकार का भाव है, मैंने कहा बुराई एक प्रकार का गुण है, मैंने कहा दुष्टता, नीचता, नारीत्व, पुरुषत्व, ये सब क्या है, गुण है कि नहीं। और इन सभी शब्दों को आप भाववाचक संज्ञा मानते हैं। क्लियर है। जब आप ये तीन प्रकार पढ़ जाते हैं सामान्य सामान्य प्रकार के, उसके बाद आपके पास आता है संज्ञा प्रयोग। इसी का एक और विषय है दोस्तों जिसे बोलते हैं संज्ञा प्रयोग। अब ये संज्ञा प्रयोग क्या समझिए आप। संज्ञा प्रयोग का मतलब है संज्ञा परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से एक संज्ञा को आप दूसरी संज्ञा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के रूप में बदलना या किसी एक नाउन का अन्य संज्ञा के रूप में परिवर्तित किया जाना संज्ञा प्रयोग कहलाता है। कहने का मतलब आप किसी जातिवाचक को अगर भाववाचक बनाएंगे, इसका मतलब आप संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं। और पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रयोग होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, संज्ञा के प्रयोग होते हैं दोस्तों पूरे 3। संज्ञा का प्रयोग 3 तो याद रखना है ना। अब संज्ञा प्रयोग के 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। इसकी पहली जो अवस्था है ना, प्रथम अवस्था, उसे आप कह सकते हैं व्यक्ति का जाति में प्रयोग। मैंने कहा पहला टाइप में लिख रहा हूं जाति का व्यक्ति, पहला सा लिख देते हैं, है ना। मैंने कहा जाति का व्यक्ति में प्रयोग, जाति का व्यक्ति में प्रयोग, कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक कैसे करेंगे। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग या व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। कोई संज्ञा जातिवाचक है उसको व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे, प्रश्न है, इसी को समझो पहले आप। देखिए वो कह रहा है कि अगर किसी संज्ञा शब्द को जातिवाचक के रूप में इंडिकेट किया जाता है, तो ऐसे शब्द जो जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, यदि उन शब्दों को उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के रूप में, वो जो शब्द है अगर उन शब्दों को उनसे संबंधित किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी प्राणी के संबंध में किसी वाक्य का हिस्सा बनाया जाता है या किसी वाक्य में उनका प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों को उस व्यक्ति के संबंध में जो इस्तेमाल किया जाएगा तो उन्हें जातिवाचक न कहकर के व्यक्तिवाचक माना जाएगा, जिसे जाति का व्यक्ति प्रयोग कहा जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सामान्यतः कुछ ऐसे शब्द है जो बेसिकली जातिवाचक की अवधारणा को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो शब्द किसी व्यक्ति, किसी प्राणी को दर्शाते हैं। अगर उन शब्दों का इस्तेमाल उस व्यक्ति के संदर्भ में किया जाएगा, उस व्यक्ति के संदर्भ में अगर उन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन शब्दों को आप जातिवाचक नहीं मानेंगे बल्कि व्यक्तिवाचक मानेंगे। वो जातिवाचक तब तक थे जब तक स्वतंत्र थे। अब जैसे उनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के रूप में किया जा रहा है या वो शब्द किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर उन शब्दों को प्यारे बच्चों अब आपको कहना पड़ेगा व्यक्तिवाचक, जिसे जाति का व्यक्ति प्रयोग कहा जा सकता है। उदाहरण के रूप में माना आपको मैं ये कहता हूं कोई एक शब्द पंडित लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा मान लिया। मानो मैंने कहा कोई एक शब्द शर्मा लिखा है, मानो मैंने कहा कोई एक शब्द धामी लिखा है, ऐसे लीजिए। या मान लो मैंने कोई एक शब्द लिखा है भाई इस प्रकार से कोहली, मैंने लिखा कोई शब्द ऐसा कोहली, इस टाइप का शब्द लिखा है। या मान लीजिए मैंने लिखा कोई शब्द इस प्रकार से गोस्वामी, गोस्वामी। या मान लो मैंने कोई शब्द लिखा है शास्त्री, ऐसे करके। ये जितने शब्द लिखे हैं ना भाई, इन शब्दों में कोई भी शब्द फिलहाल व्यक्तिवाचक नहीं है, सब जातिवाचक है। पंडित का मतलब क्या है, पंडित, शर्मा, धामी, कोहली, गोस्वामी, शास्त्री, सब जातिवाचक है।
लेकिन ये शब्द किसी ना किसी व्यक्ति के कारण चर्चा में आए हैं। अगर इनका प्रयोग इनसे संबंधित किसी व्यक्ति के संदर्भ में किया जाएगा तो इन्हीं शब्दों को आप जातिवाचक नहीं मानेंगे बल्कि व्यक्तिवाचक मान लेंगे। उदाहरण के लिए अगर सवाल क्या आता है कि पंडित जी देश के पहले पीएम थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आया और परीक्षक क्या बोलेगा आपको? परीक्षक आपसे कहेगा कि अब मुझे बताओ रेखांकित शब्द में कौन सा नाउन है। उसने अंडरलाइन क्या कर दिया? पंडित जी को। उसने कहा पंडित जी में कौन सी संज्ञा है। अब इस संज्ञा को आप समझ रहे हैं, यहां लिखा है पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब इस पंडित जी ने जवाहरलाल नेहरू का प्रतिनिधित्व किया है। परिणाम स्वरूप इस शब्द को मुझे व्यक्तिवाचक कहना पड़ेगा। अब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अभी जातिवाचक नहीं बचा है। ये शब्द अब पीएम के जुड़ते ही बन गया व्यक्तिवाचक। इसे कहते हैं जाति का व्यक्ति प्रयोग। ये माना भाई आप लिख रहे हैं शर्मा जी मैंने कहा भारतीय क्रिकेट, मैंने कहा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। जब आप ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा, इसका मतलब है अभी जो शर्मा जी शब्द ही बन गए रोहित शर्मा। पहले तो ना जाने कितने शर्मा थे, लेकिन अब तो रोहित शर्मा बन गया, भारतीय टीम के कप्तान तो वो है। इसका मतलब इस शब्द को बोलना पड़ेगा व्यक्तिवाचक। ये जाति का व्यक्ति प्रयोग हो रहा है। ये माना यहां लिखा है, मैंने कहा धामी जी मैंने कहा उत्तराखंड के सीएम है, मैंने ऐसा लिखा है। अब भाई देखो, जब तक आपने उत्तराखंड के सीएम नहीं लिखे थे उससे पहले दुनिया भर के धामी थे। भगवान सिंह धामी है, हरीश धामी है, कोई और धामी है, अनीता धामी है। लेकिन जब आपने उत्तराखंड का सीएम लिख दिया, अब तो एक ही धामी हो गया ना। कौन? पुष्पा नहीं फ्लावर है, बोले तो पुष्कर सिंह धामी है ना। माना कोहली है, अब ना जाने कितने कोहली है, तरुण कोहली है, विजय कोहली है, विराट कोहली है, वो कोहली है। लेकिन जब आप लिखेंगे कि भाई कोहली का विवाह अनुष्का शर्मा से हुआ है, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से हुआ है, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो मुझे बताओ अब कौन इस कोहली को विराट कोहली नहीं समझेगा? बताइए। अब तो विराट कोहली हो गए, दैट मीन्स कोहली शब्द क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपने कहा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस की रचना की है, सीधा लिखते मैं समझ गया तुलसीदास है। इसका मतलब इसे बोलना पड़ेगा व्यक्तिवाचक। आप कह रहे हैं शास्त्री जी देश के दूसरे पीएम थे, मैं समझ गया इसका मतलब लाल बहादुर है, समझ रहे? तो जितने ऐसे शब्द हो प्यारे बच्चों जो बेसिकली जातिवाचक थे, लेकिन जब उनका प्रयोग किसी व्यक्ति के संदर्भ में मैंने किया तो उन शब्दों को व्यक्तिवाचक माना जाएगा। इसे कहते हैं जाति का व्यक्ति प्रयोग। इसी क्रम से दूसरा जो टाइप आ रहा है, टाइप सेकंड, प्रयोग दो, इसको रिवर्स कर दो, व्यक्ति का जाति। अब वो कह रहा है व्यक्ति का जाति प्रयोग, व्यक्ति का जाति प्रयोग या व्यक्ति का जातिवाचक संज्ञा प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप जातिवाचक कैसे बनाना, प्रश्न उठा है। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक कैसे बनाया जा सकता है? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, यदि वो नाम या तो लिखा हो बहुवचन की शैली में और या वो नाम उस व्यक्ति को ना दर्शा करके उसके गुणों को दर्शाने का काम करता है। आई बात सुनने? या भाई मैं कह रहा हूं उसका गुणवर्धन करता है, तो फिर ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक ना कह करके उन्हें जातिवाचक कहा जाएगा, जिसे व्यक्ति का जाति प्रयोग कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर माना आप ही लिख रहे हैं, आपने कहा कि भाई इन्हीं जय चंदों के कारण, आपने कहा इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, ऐसे लिखा आपने एक सवाल। ये बात दूसरा सवाल इस प्रकार से लिख रहे हैं कि मैंने कहा कलयुग में अनेक विभीषण पैदा हुए हैं, ऐसे मैंने अगर आपने लिखा है। अगर माना परीक्षा में क्या हो, जयचंद को अंडरलाइन कर दिया जाए और विभीषण को अंडरलाइन कर दिया जाए, किसमें कौन से नाउन है? भैया ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है। क्या लिख रहा है? इन्हीं जयचंदों के कारण।
इसका मतलब ये जयचंद नहीं है वो राजस्थान का राजा, इसका मतलब है ऐसे सब लोगों को इंडिकेट कर रहा है ये शब्द जिन्होंने अपनों का साथ नहीं दिया, जो अपने के विरोध में खड़े हो गए। इसका मतलब विश्वासघातियों को इंडिकेट कर रहा है ये शब्द। दैट मीन से क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ऊपर से बहुवचन है। या मैंने आप लिख रहे कलयुग में अनेक विभीषण। अरे भाई अनेक विभीषण का मतलब क्या है, ऐसे दुनिया भर के लोग पैदा हो गए जो अपने घर का राज बाहर खोल देते हैं। इसका मतलब गुणवर्धन कर रहा है ये शब्द। दैट मीन हमें विभीषण शब्द को व्यक्तिवाचक नहीं बोलना पड़ेगा, इसको जातिवाचक कहना पड़ेगा। तो मैंने तभी तो कहा अगर आपके पास कोई ऐसा शब्द आता है जो एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं करता है बल्कि उन सब व्यक्तियों को इंडिकेट करता है जो इस व्यक्ति के समान गुण रखता हो, तो फिर उन्हें व्यक्तिवाचक न मान करके जातिवाचक माना जाएगा, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत जाति प्रयोग। तो इसी क्रम से जो अगला टाइप आपके पास है, तीसरा अंतिम प्रयोग जो है अंतिम, उसे आप कह रहे हैं भाव का जाति। सिंपल सा प्रयोग है ना। वो कह रहा है भाववाचक का जातिवाचक में प्रयोग। मैंने कहा भाववाचक का जातिवाचक में प्रयोग, हम कह रहे हैं भाव का जाति प्रयोग या भाववाचक का जातिवाचक में प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए बेसिक मतलब आपको याद क्या रखना, पहले इतना याद रखो, ये जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा, मैं दो बात और कह रहा हूं उसके बारे में। आपको पहले याद रखना है जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ये हमेशा एक वचन होती है, हमेशा एक वचन, कभी बहुवचन नहीं होती है। और मजे की बात क्या याद रखना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। अगर सवाल पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से। आई बात समझ, कैसे 5 प्रकार? भैया भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बन सकती है, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बन सकती है, क्रिया से बन सकती है, समझ रहे, अविकारक शब्द से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है। मैं 5 प्रकार लिख रहा हूं, एक जातिवाचक से, दूसरा विशेषण से, तीसरा क्रिया से, चौथा अविकारी शब्द से और पांचवा सर्वनाम से। प्रश्न आता है कि इसका निर्माण कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से। और दूसरा को यह पता है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन को इंडिकेट करती है, बहुवचन नहीं होती है। लेकिन अगर कभी गलती से कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती है, अगर आपने कभी गलती से किसी भाववाचक संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में परिणित कर दिया या उसको एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया, इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि वो संज्ञा अब भाववाचक नहीं रही है, अब उसको जातिवाचक कहना पड़ेगा या उसको जातिवाचक होना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, देखो अगर आपने एक शब्द लिखा है बुराई, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ये संज्ञा आपका भाववाचक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं बुराइयां लिख देता इस प्रकार से, मैंने इसका वचन बदल दिया है, ये एक वचन है बहुवचन है, अब अंतर हो गया है, इसे तो बोलेंगे भाववाचक आप क्योंकि एक वचन है, और जब ये बहुवचन हो गया तो इसे कहना पड़ेगा जातिवाचक। सिंपल सा फंडा है। कोई भी भाववाचक संज्ञा अगर कभी क्या नाम है बहुवचन बन जाती है तो मेरे दोस्तों याद रखना, बहुवचन बनी हुई भाववाचक संज्ञा को हमेशा जातिवाचक माना जाता है। ये 3 प्रकार के संज्ञा प्रयोग है जो आपको याद रखना है ना। अब इसके बाद नाउन का अगला प्रयोग आएगा जिसे आप कहेंगे संज्ञा विकार, इस पर लिंग वचन पढ़ते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट क्लास आएगी, उसके लिए अलग क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस क्लास में हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा नाउन का मैं आपको प्रकार थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं, पहले देखिएगा संज्ञा का एक सामान्य पीडीएफ जरा देख लो, एक नजर दौड़ा लो नाउन के ऊपर फटाफट से कि किस किस प्रकार से आपको नाउन पढ़ना था या क्या क्या चर्चा हमने नाउन में की है ना। जल्दी से उसका एक पीडीएफ देख लो साथ ही साथ में, ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि नाउन में क्या था। देखिए मैंने शब्द साधन की बात करी है, वो तो आप जानते ही कितने प्रकार का मैंने बता रखा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, है ना, बता ही रखा 5 प्रकार का। पहला हिंदी व्याकरण और व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा इतिहास स्रोत है, तीसरा रचना बनावट है, चौथा प्रयोग है, पांचवा अर्धराम पढ़ रहे व्याकरण। आपको बता ही रखा व्याकरण व्युत्पत्ति के यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द बता रखे हैं आपको ध्यान होगा पीछे, मैंने एक विकारी या व्यय या इसी को विकारी बोलते हैं ये बता रखा है, दूसरा अव्यय या इसी को अविकारी बोलते हैं, है ना, परिभाषा मैंने बता रखी है। विकारी के 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आप लोग जानते हैं सबके सब, इसके 4 प्रकार भी आप जानते हैं। अब मैंने जब पहला प्रकार की बात करी भाई, मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया आपको नाउन, सीधा सा हमने ली संज्ञा, है ना, ये रही संज्ञा की परिभाषा, हमने लिखा बाकायदा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, लिखा है, अर्थात जिन विकारी शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष आदि को प्रदर्शित किया नाउन कहलाता है ना। अच्छा फिर मैंने संज्ञा का वर्गीकरण आपको बता रखा है, देख सकते हैं वर्गीकरण बता रखा 3 प्रकार का, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। जातिवाचक के 2 प्रकार है, द्रव और भाव, सॉरी समूह, है ना। फिर परिभाषा बता रखी है, अब आपको याद क्या रखना है, व्यक्तिवाचक की परिभाषा ये लिखी है, मैंने पढ़ा रखा आपको, लेकिन उसमें शामिल क्या क्या चीजों को करते हैं वो याद रखना। मैंने कहा ना व्यक्तियों के नाम याद रखना,
नदियों एवं समुद्र के नाम, याद रखना। साथ में पर्वतों के नाम, दिनों एवं महीनों के नाम, देशों तथा नगरों के नाम, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, त्योहारों एवं उत्सवों के नाम, ये सब याद रखेंगे। फिर जातिवाचक बताया मैंने दूसरा, परिभाषा किसकी बता रखी है, मैंने कहा इसमें याद रखिए 4 चीजें, व्यक्तियों के व्यवसायकृत नाम, व्यक्तियों के पदनाम, समस्त पशु पक्षियों के नाम, देखो ऐरावत और कपिला को छोड़ करके, समस्त प्राकृतिक तत्व के नाम। फिर आपको द्रववाचक संज्ञा समझाई थी मैंने, समूहवाचक बताया था इसी प्रकार से। फिर मैंने आपको भाववाचक को बताया था, भाववाचक के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है ना। 5 प्रकार, यहाँ 4 लिखा है बाई मिस्टेक से, इसको 5 प्रकार मानेंगे। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, इस बात को ध्यान में रखना है ना। आप दुनिया भर के उदाहरण लिखे, जैसे मैंने लिखा है घेरा, घेरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। बचाव क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। कमाई क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इन सबको पढ़ सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल लिखे भाई, है ना। जैसे माना यहाँ लिखा मैंने कंचनजंगा पहाड़ का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, जन्माष्टमी व्यक्तिवाचक होगा, त्योहार का नाम है, खरगोश जातिवाचक होगा, अरल सागर एक झील का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, यौवन एक अवस्था तो भाववाचक होगा। दुनिया भर के एग्जाम्पल लिखे हुए है ना, ऐसे नाउन को पढ़ सकते हैं। फिर मैंने संज्ञा प्रयोग अभी आपको बताया था, मैंने कहा ना पहला प्रयोग, मैंने पहला टाइप बताया जाति का व्यक्ति प्रयोग, ये पढ़ा है कि नहीं, मैंने बाकायदा इसकी परिभाषा बताई। जैसे यहाँ लिखा है, यह लिखा है पंडित जी देश के प्रथम पीएम थे, शास्त्री जी एक महान नेता थे, पूरी में धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है, ये पूरी जगन्नाथपुरी को इंडिकेट करा उड़ीसा वाला। यह लिखा है गोस्वामी जी हिंदी के जातीय कवि है, तुलसीदास, भारतेंदु, ये सब लिखे। दूसरा प्रयोग बताया था व्यक्ति का जाति प्रयोग, बाकायदा लिख रखे, कलयुग में अनेक विभीषण उत्पन्न हुए, इन्हीं जय चंदों के कारण यह भारत के महात्मा अहिंसा के पुजारी है, तो अगर भारत के महात्मा को डिलीट किया जाएगा तो ये जातिवाचक कहलाएगा, है ना। और अगला प्रयोग बता रखा भाव का जाति में प्रयोग, इसको भी समझा रखा है। अब संज्ञा विकार, इसके बाद हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें लिंग और वचन पढ़ेंगे, आप वो टॉपिक आएगा अलग से सेपरेट, है ना। नाउन में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, इतना काफी है। इसके नोट्स भी आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, पहले क्लास आप पढ़ ले। और आज दिन में वीडियो नहीं डाल पास, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा निजी काम में व्यस्त था, इसलिए आज की क्लास थोड़ा सा विलंब हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी आपसे उम्मीद है कि आप ठीक से पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट किसी प्रकार का भी आपका संदेह होता है ना, तो मुझ तक आप कमेंट करके मैसेज पहुंचाए, बाकी काम मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।